चलो जल्दी क्या चल रहा था, टॉपिक कौन सा चल रहा था? Yesterday I have told you to all of you the पृथ्वी की उत्पत्ति है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या क्या अवधारणाएं हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। How many theory, how many concepts, how many hypotheses have been propounded from time to time by various philosophers. So try to understand, try to take a turn to understand about the origins of the earth. Various theory. First of all, I will take I have told you two concept. दो concept था ना, कौन कौन था? Religious concept and scientific concept. Do you have any example? A star, sun means खगोलीय पिंड होता है। हिंदी क्या होता है इसका? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में क्या क्या आ सकता है? सन आ सकता है और स्टार आ सकता है ना, गैलेक्सी, ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन ऑल ऑफ यू। तो खगोलीय पिंड जो है इसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेवनली बॉडी, द ऑल कॉन्सेप्ट हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आर divided into three group, that is monistic concept, dualistic concept, हाइब्रिड कंसेप्ट। वैज्ञानिक विचारधारा जो था, अच्छा इसमें दो था, रिलीजियस एंड साइंटिफिक। रिलीजियस को क्या कर दिया गया था? डिस्कार्ड कर दिया गया था, क्योंकि इसके पास ही इट डोंट हैव द रिलीजियस कॉन्सेप्ट, इट डोंट हैव द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट हैव बीन रिगार्डेड, दे हैव बीन डिस्कार्डेड। मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, अद्वैतवाद, और ये द्वैतवाद। आप लोग लिख लें इसको, अद्वैतवाद और द्वैतवाद। क्या अंतर होता है द्वैतवाद और अद्वैतवाद में, समझते हैं क्या होता है? एक मत, बाद मीन्स क्या होता है? बाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, क्या होता है? बाद का क्या मतलब होता है? एक मत को मानने वाला। अद्वैत मतलब इसमें दो बात ही नहीं है, दो ऑब्जेक्ट नहीं है, दो हेवनली बॉडी नहीं है, मींस ओनली वन हेवनली बॉडी हैज बीन इंक्लूडेड इन इट, वन हेवनली बॉडी। इसमें इफ आई टॉक अबाउट द इन ज्योग्राफी मींस हेवनली बॉडी, खगोलीय पिंड, विचारधारा तो नहीं होगी ना, मतलब मत तो बात नहीं चल रहा है। क्या कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेवनली बॉडी द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप, मोनिस्टिक, डुअलिस्टिक एंड हाइब्रिड्स। एक मत, द्वैमत और बहुत सारा हेवनली बॉडी, मोर देन टू।
यहां तक हम लोग कल क्लियर कर चुके थे। अब इसमें आता है कि समझने के दृष्टिकोण से कि किस तरह से अच्छा से समझा जाए, तो सबसे मॉडर्न थ्योरी है, रिसेंट थ्योरी जो था बीबीटी था, बिग बैंग थ्योरी था, हम लोग पढ़ चुके हैं। बस इससे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था बहुत सारे वेरियस फिलोसफर के द्वारा, ठीक ना। उनमें से 8 सिद्धांत आप लोग को लगभग पढ़ना है, 8 कॉन्सेप्ट, 8 हाइपोथेसिस, जो जनरल हो सकता है पीटी में पूछ ले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैसियस हाइपोथेसिस प्रोपाउंडेड बाय इमैनुअल कांट। postulated and propounded by Immanuel Kant in 1755. In which categories it will be placed? Do you have any idea? थ्री ग्रुप है ना, मोनिस्टिक है, डुअलिस्टिक है, ट्राई है, एकमत है, एकवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है और ट्राई है। किस में जाएगा ये? कांट महोदय ने इसको अद्वैतवाद में रखा है कि पृथ्वी का निर्माण ओनली वन हेवनली पिंड से हुआ है, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? वायु राशि परिकल्पना। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें किस चीज की बात होगी? गैस की बात होगी, वायु की बात होगी, मतलब डस्ट कण, धूल कण इत्यादि इसमें सम्मिलित होगा और इसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, ये कांट कह रहे हैं। दूसरा एक है नेबुलर हाइपोथेसिस। लाप्लास, इनका क्या नाम है? लाप्लास। 1796। निहारिका, निहारिका परिकल्पना है। निहारिका क्या होता है? नेबुला क्या होता है? हम लोग तो ब्रह्मांड पढ़ चुके हैं ना, नेबुला क्या होता है? घनीभूत बादल है क्या ये? डेंसली क्लाउड है? नेबुला क्या है? हम लोग तो फर्स्ट चैप्टर में ब्रह्मांड के प्रसार जब पढ़ा रहे थे उसी टाइम ये आया था शब्द कि नेबुला क्या होता है। जवाब नहीं मिलता तो ठीक नहीं लगता है, देख करके आए। चलिए ठीक है। तीसरा प्लानेटेसिमल। चैम्बरलिन, ठीक ना, चैम्बरलिन थे। दो ग्रुप में बांटेंगे हम लोग, फर्स्ट गैसियस हाइपोथेसिस एंड नेबुलर हाइपोथेसिस हैज बीन प्लेस्ड इन द अद्वैतवाद में, मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। क्या होगा ये? मोनेस्टिक concept, but after that these two hypotheses
डुअलिस्टिक कंसेप्ट। आफ्टर दैट इसके बाद भी 4 और है, इसके बाद 4 और है, इसके बाद अभी इसको लिख लीजिए पहले, ठीक ना, फिर 1 by 1 है पार्ट टोटल क्या चीज, चौथा, हाँ सॉरी, ज्वारीय परिकल्पना है, टाइडल हाइपोथेसिस। मोनिस्टिक, डुअलिस्टिक, आफ्टर दैट जब इसके बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्राई हो जाएगा। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे इसको, ठीक ना। वायु राशि परिकल्पना है, निहारिका परिकल्पना है, ग्रहाणु परिकल्पना है और ज्वारीय परिकल्पना है। नहीं, जेम्स जीन्स है, JAMES, जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरीज, ये 1919 में प्रतिपादित किए थे और इसका ही मॉडिफाइड करके ये जेफरीज ने इनको बताया था 21 में लगभग। थर्ड नंबर प्लानिटेसिमल है ना, चैम्बरलिन है, ये आपको 1905 था, 1905 था। पीटी का क्वेश्चन हो सकता है कि वायु राशि परिकल्पना किनके द्वारा प्रतिपादित, इस भी हो सकता है, पूछ सकता है। नेबुलर निहारिका क्या है, और अगर ज्यादा ट्विस्ट करेगा तो फिर यहाँ पूछेगा कि ये अद्वैतवाद में है या द्वैतवाद में है। 4-5 को मान लिया ऑप्शन में दे देगा कि ये परिकल्पना किस में है, तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, अद्वैतवाद में, मोनिस्टिक में है, और ये द्वैतवाद में, डुअलिस्टिक में है। लिख लिए। I am asking you to all of you one questions. Present day landform bear more complexity than simplicity. वर्तमान जो स्थलखंड है, वर्तमान भूखंड है, वर्तमान भूदृश्य जो है ना, वो सरलता की अपेक्षा जटिलता को अनुसरण करती है। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक ना, सरलता की अपेक्षा जटिलता को अनुसरण करती है। पृथ्वी से रिलेटेड ही है, इसीलिए आपको देख रहे हैं, मतलब इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी लैंड फॉर्म हो, कोई भी पर्वत बना हो, पहाड़ बना हो, नदी बनी हो, झरना बना हो, तो जटिलता की ओर ज्यादा अनुसर करती है।
आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए जा रहे हैं ना, पता है आर्टिफिशियल आइलैंड, कृत्रिम आइलैंड क्या होता है? हा? क्या होता है? समुद्रों पे जो नेचुरल आइलैंड बनते थे, किससे बनता था? प्रवाल भित्ति से बनते थे ना, कोरल रीफ से बनते थे। आर्टिफिशियल बन रहा है, खास करके किसमें? कोई ऐसा एग्जांपल बताएंगे अभी जो करंट में है? करंट में साउथ चाइना सी जानते हैं? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में चीन द्वारा क्वार्टरेन वगैरह ये सब बना है, तो वो कृत्रिम आइलैंड है। तो जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो बनता था, उसके कहीं अलग तरीका से, मतलब वो डेफिनेटली की जटिलता की ओर अनुसरण करेगा ही, ठीक ना। अब सेम चीजें बताते हैं यहाँ पे। पृथ्वी का निर्माण सबसे पहले हुआ था, ये अर्लियर थ्योरी इसको बहुत बोला जाता है, अर्लियर थ्योरी, पहले सिद्धांत दिए थे। सोचिए 1755, कितने वर्ष पहले की बात है, उस समय कांट महोदय ने ये बताया था। उसके बाद 1796, फिर उन्होंने ये बताया लाप्लास ने। 1796 के बाद डायरेक्ट 1905 है, लगभग 100-125 बरस बाद। इसका मतलब है कि ये थ्योरी राज करते रही, लगभग कितना सम्मानित होते रही, कितना बरस तक? लगभग 125 बरस तक, लगभग 100 वर्ष तक, ठीक ना, राउंड फिगर में 100 वर्ष तक ये सम्मानित होती रही कि ना जो आप कह दिए महोदय वही ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, कब आ गया? 1905 में। तो ये तो अद्वैतवाद था। इन्होंने बताया था कि सिर्फ सिंगल हेवनली बॉडी से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो इन्होंने इसको काट दिया, ये संभव ही नहीं है, सिंगल हेवनली बॉडी से नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली क्या था? डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ। अब यहाँ चैम्बरलिन बताते हैं कि नहीं, डबल हेवनली बॉडी था। क्या था? डबल हेवनली बॉडी। और डबल हेवनली बॉडी में एक था प्रोटोसन, आदि तारा जिसको कहते हैं, आदि सूर्य जिसको कहते हैं, और एक था कैंपेनियन स्टार जिसको साथी तारा कहते हैं। वो दोनों मिलाकर के पृथ्वी का निर्माण किया था। और इसमें कहा था कि नहीं, सिंगल हेवनली बॉडी था। इसके बाद फिर यहां तक तो दोनों ही चला। हेरोल्ड जेफरी ने भी टाइडल फोर्स में भी बताता कि नहीं, डबल ही था। इसके बाद और दो आता है तो ट्राई में बदल जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले गैसियस हाइपोथेसिस लेते हैं। गैसियस हाइपोथेसिस वायु राशि परिकल्पना है, इस सब के बारे में कुछ पता है आप लोग को? पढ़े हैं? कुछ पता है इसके बारे में, क्या होता है? इन दिस कॉन्सेप्ट इट हैज बीन सेड देयर वाज ए प्राइमोर्डियल मैटर। आदिम पदार्थ, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में क्या था? आदिम पदार्थ था, मतलब गैस का, डस्ट का, पार्टिकल का, क्या था ये? और ये ठंडा अवस्था में था, गर्म अवस्था में नहीं था। ये प्राइमोर्डियल मैटर था, छितराया हुआ था, ठीक ना। इसमें न तो मोशन था, न तो हीट था, और न तो लाइट था। नो मोशन, नो हीट, नो अट्रैक्शनल पावर, मोशनलेस, हीट तो था ही नहीं, अट्रैक्शन पावर भी नहीं था। प्राइमोर्डियल मैटर जो था, आदिम पदार्थ छितराया हुआ था यूनिवर्स में, कुछ पता नहीं था। कांट महोदय कहते हैं, इन्होंने दो सिद्धांत दिया था, दो आधार पे सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसके किसके सिद्धांत पे? गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन दिया था ना। कब दिया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कितना बोल रहे हैं? 1800? मर जाने के बाद दिए थे तो बहुत पहले आ गए थे न्यूटन, ठीक ना। तो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इसके आधार पे दिए थे। और मोशन भी का, गति का सिद्धांत भी दिए थे। क्या था?
फिजिक्स पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का? अस्थिर अवस्था, कोई भी वस्तु अस्थिर अवस्था में है तो अस्थिर अवस्था में रहेगी, और अगर गति कर रही है तो गति करते रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल इस पे प्रभाव नहीं डाले, है ना। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स रिमेन इन स्टेबल if in motions it remains in uniform motions with constant speed. जितना स्पीड से चल रही है ना उतना स्पीड से चलती रहेगी unless और until external force is applied over it on it. यही है ना फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मोशंस। इसके आधार पे तो पहला क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पहला, और दूसरा क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशंस। इसके आधार पे इन दोनों सिद्धांत को मान करके इन्होंने बताया कि प्राइमोडियल मैटर जो था, आदिम पदार्थ जो था, मोशन लेस था पहले, ठीक ना, मोशन लेस था, हीट भी नहीं थी, लाइट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। इसमें क्या क्या था, डस्ट पार्टिकल भी था, गैस भी था, ठीक ना, वायु राशि परिकल्पना नाम ही है। तो कहता कि आखिर इसमें गति आया कैसे, इसमें मोशन आया कैसे, और हीट कैसे आई, और लाइट कैसे आया। फिजिक्स में पढ़े हैं कि किसी चीज में लाइट कैसे आता है, कल सुपरनोवा पढ़ा रहे थे ना, उसमें कैसे होता है, राइट, न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन था ना, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन था, नाभिकीय संलयन था, मतलब हल्का एलिमेंट जो लाइटर एलिमेंट था हैवी एलिमेंट में बदलता है ना, हाइड्रोजन से हीलियम बदल जाता है और हीलियम से कार्बन में बदल जाता है। इसी प्रकार लाइटर, अच्छा पृथ्वी भारी तत्व से बना है कि हल्का तत्व से, लाइटर एलिमेंट से या हैवी एलिमेंट से? सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी में सबसे ज्यादा? नाइट्रोजन तो पृथ्वी के ऊपर है ना, आप तो गैस की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है ना, लगभग 50% जो है पृथ्वी का निर्माण करने में, लगभग 50% पृथ्वी के पूरा पृथ्वी को निर्माण करने में हैवी एलिमेंट है, ये उससे निर्मित हुआ है। तो सुपरनोवा का जब कॉन्सेप्ट आया था तो सुपरनोवा के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ था, लाइटर एलिमेंट से हैवी एलिमेंट में बदला था ना, तो सुपरनोवा भी साबित किया था कि पृथ्वी का निर्माण हैवी एलिमेंट से हुआ है, पृथ्वी का निर्माण हैवी एलिमेंट से हुआ है। और हकीकत में आज के वैज्ञानिक साक्ष्य प्रमाणित पाया गया है कि हकीकत में हैवी एलिमेंट है, सबसे 50% निर्माण उसी से होता है। तो जैसे जैसे थ्योरी सिद्धांत आगे बढ़ते गया है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वैज्ञानिक शोध हुआ है, तो पता चला कि हकीकत में ये सब सिद्धांत गलत था, इसमें कुछ एक्सेप्शन था, लेकिन ये सब सिद्धांत में कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किया था, समझ में आ रहा है ना, कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किया था आगे के रिसर्च के लिए कि हाँ ऐसे था तो इस प्रकार हुआ था। तो पहला तो प्राइमोडियल मैटर था, मोशन लेस था, हीट नहीं थी इसमें। उसके बाद फिर क्या था, अट्रैक्शनल पावर भी नहीं था, गुरुत्वाकर्षण नहीं था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के नियम कहता है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स which is directly proportional to the product of mass of two bodies and inversely proportional to the square distance between them। यही कहता है ना कि अगर मान लिया दो पिंड के बीच की दूरी घटा दिया जाए तो अट्रैक्शनल पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, यहाँ उल्टी होगा, है ना, उल्टाव होगा। अगर इसको नजदीक करेंगे तो बढ़ेगा, दूर करेंगे तो घटेगा, ये कहता है ग्रेविटेशन, ये कहते हैं न्यूटन। तो इसी प्रकार ये था कि जब कण आपस में क्या होता, टकराने लगा,
जब कण क्या हुआ, टकराने लगा, टकराने के बावजूद क्या हुआ, जब टकराते टकराते जब इतना टक्कर होने लगा, कोलिजन इतना होने लगा कि इसमें रैंडम मोशन आ गया। रैंडम मोशन मीन्स इन हिंदी यादृच्छिक गति होता है, ठीक ना। क्या होता है, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है? वो तो नाम से ही लग रहा है साफ है, इसमें सोचने वाली बात ज्यादा कुछ नहीं है। ये रैंडम मोशन है, ठीक ना, जहां तहां से टक्कर होकर के गति है इसमें, लेकिन एक कहते हैं एक्सपेक्टेड पाथ पे नहीं है, रैंडम मोशन है। और जब सर्कुलर मोशन आ जाता है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना चक्कर लगा रहा है, एक ही पाथ पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो रैंडम मोशन से सर्कुलर मोशन में बदला, कैसे कैसे, पहले तो कण आपस में टकराए, टकराने के साथ क्या हुआ, और स्पीड में टकराने लगे, टकराने के साथ हीट उत्पन्न होने लगा। किसी चीज का टक्कर जब होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो हीट उत्पन्न होता है ना। जब हीट उत्पन्न होता है तो लाइट भी उत्पन्न होने की संभावना ज्यादा होती है। सेम चीजें यहां हुई, टक्कर हुआ, कोलिजन हुआ, बहुत तगड़ा से हुआ, हीट उत्पन्न हो गया, उसके बाद फिर इसमें लाइट भी उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। अब रैंडम मोशन हो गया, अब आपस में टकरा रहा है तो रैंडमली गति था, यादृच्छिक गति थी, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये फिर सर्कुलेशन मोशन में बदल गया। और जैसे ही कोलिजन बढ़ा, इसकी डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ा, इसके बाद क्या हुआ, और बढ़ते चला गया, इसका आकार जो था ना बढ़ते चला गया। इसका आकार बढ़ते चला गया, समझ में आ रहा है ना। जब टक्कर हो रहा था ना, तो इसका अट्रैक्ट कर रहा था, ये क्या था, आपस में टकरा रहा था, टकराने के बावजूद क्या है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, ठीक ना। जब साइज, अब इसको नेबुला कहेंगे, पहले क्या इसको क्या कह रहे थे, इसको ये डस्ट पार्टिकल था, ये गैस और डस्ट का पार्टिकल था, अब ये धीरे धीरे नेबुला में बदल गया, मतलब डेंसली होते चला गया, इसी को नेबुला कहते हैं, निहारिका इसी को कहते हैं। तो धीरे धीरे ये नेबुला में बदलते चला गया। जैसे ही टक्कर की स्पीड बढ़ती थी, कोलिजन का रेट ऑफ कोलिजन बढ़ता था, तो इसका साइज भी बढ़ने लगा, साइज बढ़ने लगा, हीट बढ़ने लगा, हीट बढ़ने लगा, लाइट उत्पन्न होने लगी। धीरे धीरे इतना स्पीड हो गया, इतना स्पीड हो गया, ये सेंटर पॉइंट यही है ना, देयर आर टू फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल्स, यही होता है ना। सेंट्रीपिटल क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, अट्रैक्ट करता है केंद्र की ओर ना। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है, बाहर, केंद्र पसारत बल वो इसको बोलते हैं, बाहर की तरफ फेंकता है। अब इसका हैवी मटेरियल था, कहां, यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, जब ये पूरा स्पीड में घूम रहा है सर्कुलेट पाथ पे, तो इसका हैवी मटेरियल कहां जाएगा, बाहर की ओर ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या होता है, बाहर की तरफ फेंक देना। इस प्रकार यहां से ये निकल करके ये बहुत दूर फेंका गया। Heavy materials were detached from this nebula and were thrown off outer side. समझ में आ रहा है, ये बाहर फेंका गया, बाहर फेंकाने के बाद और इस तरह से छल्ला एक रिंग बन गया ये, ठीक ना। तो सेम रिपीटेशन होते गया, उसके बाद अगेन एक रिंग और निकला, अब यहां से भी एक रिंग और निकला, इस प्रकार रिपीटेशन होते होते कितना रिंग निकला, 9 रिंग निकला, ठीक ना। तो जब 9 रिंग निकला, तो इसका मतलब है कि 9 ग्रह का निर्माण के लिए पाथ बना दिया। अब कहता है कि 9 रिंग तो बन गया, तो लेकिन इसका हैवी मटेरियल कहीं एक पॉइंट बनाना चाहिए, तभी ना ग्रह बनेगा। जैसे मान ले यहाँ पे एक बनना चाहिए, इस तरह से एग्रीगेट होना चाहिए, एग्रीगेशन होना, एग्लोमरेशन होना चाहिए, मटेरियल हैवी मटेरियल का एग्लोमरेशन होना चाहिए। तो यही जब ये पूरा रनिंग स्पिनिंग कर रहा था, घूम रहा था, इसका हैवी मटेरियल एक नोट बनाया, एक पॉइंट बनाया, और फिर उस पॉइंट को धीरे धीरे अट्रैक्ट करते करते ये बड़ा ग्रह के रूप में ले लिया, ठीक ना। और इसी प्रकार 9 रिंग जो निकला था, 9 वलय निकला था, वो वलय 9 ग्रह के रूप में
धीरे धीरे तब्दील हो गया। समझ में आया कुछ? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। इस प्रकार नवग्रह का निर्माण हुआ। हम बताते हैं, ये तो एक एक समझ में आ गया ना? एक समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? हाँ, ये रिंग, एक रिंग का मतलब गोल, छल्ला हुआ, छल्ला मतलब कॉन्सेंट्रिक होता है ना, सेम कॉन्सेंट्रिक है ये, मतलब एक ही केंद्र से निकला हुआ 9 रिंग बना। और 9 रिंग क्यों बना? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की तरफ फेंका जाता है, ठीक ना? तो बाहर की तरफ ये इस चीज को नहीं संभाल पाया, होल्ड नहीं कर पाया, इतना भारी हो गया था कि क्या हुआ, बाहर चला गया। समझ में आ रहा है? इसके पीछे कारण क्या था? यहाँ तो हीट ज्यादा हो गया था ना, यहाँ तो हीट ज्यादा हो गया था, हीट ज्यादा हो गया था, इधर भारी कण आ गया था, बाहर फेंका गया। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में। इस तरह से 9 रिंग रिपीटेशन होते होते 9 रिंग बाहर निकला, और जब 9 रिंग बाहर निकला, इस तरह से रिंग बाहर निकला, और जब घूम ही रहा था, इसका एक नोट बना कहीं पे हैवी मटेरियल का, और एक जगह जाकर के कोने पे इस तरह से जमा होते चल गया। और फिर ये सूर्य का जो सेंटर पॉइंट था यहाँ पे, और जो रिजिडुअल मैटर था, अवशिष्ट पदार्थ जो बचा था, वो सन के रूप में बच गया, वो सन के रूप में हो गया, यही सन हो गया। समझ में आ रहा है? और हिट भी आ गई इसमें, अब लाइट भी आ गया इसमें, जो कोलिजन के कारण आ गया। इस प्रकार से 9 रिंग बना। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है निहारिका का, नेबुला का। हाँ, सन को नहीं, हाँ हाँ, बिंदु की बात मैं तो बोला ही नहीं अभी तक। डस्ट पार्टिकल था, राइट। हाँ, 2 डस्ट पार्टिकल होना चाहिए। तो डस्ट पार्टिकल, ये तो हम पहले ही मतलब सिद्धांत में है कि वायु राशि परिकल्पना है, तो वायु में डस्ट पार्टिकल होते ही हैं। हाँ, 2 से ज्यादा, मोर देन 2, हाँ मिनिमम 2 चाहिए। हाँ, सन कहाँ आया अभी? नहीं समझे आप? ये पार्टिकल सिर्फ था, सन की तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सन तो अभी आया ही नहीं है, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम है, सन के साथ ही ग्रह का निर्माण हुआ है, तो सन तो बना ही नहीं। क्या बताए? जब डस्ट पार्टिकल ये था, ये पहले पार्टिकल कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ, हीट उत्पन्न हुई, तो ये गांठ के रूप में बन गया, नोट के रूप में बन गया, और धीरे धीरे बड़ा होते चला गया। बड़ा होते होते जब स्पिनिंग कर रहा था, तो बाहर को संभाल नहीं पाया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हुआ, बाहर की तरफ फेंका गया, और बाहर की तरफ फेंका गया, तो इस तरह से 9 रिंग बना, और 9 रिंग फिर आपस में बन करके ग्रह का निर्माण किया था। ये हम कर रहे थे। सन अभी आया कहां से? और जो रिजिडुअल पार्ट था, अवशिष्ट पदार्थ जो बचा था इसके, जो फेंका गया बाहर में, और जो भी बचा था वही सन बना था। समझ में आया? वही सन बना। कोई दिक्कत? लेकिन अब क्रिटिसाइज भी इसको होना है, इतना आसान से तो है नहीं। अब ये कांट महोदय जवाब नहीं दे पाते हैं किसका, कि कोई भी वस्तु जब अस्थिर रहती है तो अस्थिर ही रहेगी, तो इसमें टक्कर आया कहां से? इसमें कौन सा ऐसा फोर्स था, कौन सा ऐसा बल था जो रैंडमली को सर्कुलेशन में बदल दिया? इसका जवाब कांट नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात, सिर्फ यही नहीं, कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम पता है आप लोग को? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स किनका है बैकग्राउंड, साइंस? तो बताएं आप, एंगुलर मोमेंट क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं। दूसरा क्या था? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के भी विपरीत था, ये है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के भी विपरीत था। इस प्रकार इन्होंने पूरा का पूरा जवाब नहीं दे पाया, तो फिर लाप्लास आए, निहारिका परिकल्पना। लाप्लास ने बताया, क्या चीज? हाँ बताते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? किसी को है कोई आइडिया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कोई जानते हैं इसको? जो सर्कुलेट करते रहता है, जब सर्कुलेट करते रहता है तो सेम ऐसा नहीं कि वो बदल जाएगा, भार होगा, तो सर्कुलेशन का जो, जैसे कि साइकिल जब चलता है, एक सिंगल 2 पहिए पे चलते रह जाता है, अगर खड़ा कर देंगे तो रहेगा,
गिर जाएगा, डेफिनेटली गिर जाएगा वो। लेकिन जब स्पीड में रहता है तो वो नहीं गिरता है। तो अगर मान ले किसी को चक्री अब चलाते हैं, एग्जाम्पल तो बता ही सकते हैं इसमें, खुलने में भी लगेगा ये बहुत। इसको देखिए, अच्छा से नहीं आया है। मतलब मुख्य रूप से जो रैंडमली था, तो कण का जो टक्कर था, मान लो एक कण यहाँ एक कण यहाँ, इस तरह से टकरा था, आपस में टकरा रहा था। कण का किसी का सर्कुलर पार्ट थोड़े था। लेकिन यही यही क्रिटिसाइज इसको किया जाता है, इस हाइपोथेसिस को, कि कांट महोदय ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि रैंडम मोशन तथा भाट बाय द काउज फ्रॉम रैंडम मोशंस ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ द क्या चीज प्राइमोडियल्स मैटर्स। collision of among the particles of the primordial matter, इसमें आया कहां से, यही था। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मैं एक अगले क्लास में इसको बता देंगे कभी ना, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि मान लिया कोई भी अगर दिशा में एक चक्कर चला रहा है, चक्कर तो उसी दिशा में उछलते रहता है ना, कि बदल जाएगा। जैसे कि मान लिया कभी साइकिल का एक चक्री चलाए हैं, घिरनी जैसा जो होता है, हाँ राइट, उसको भी करेंगे ना तो सेम डायरेक्शन में चलते रहेगा वो। दूसरी बात है कि मान लिया अगर मान लिया चक्र इस तरह से चल रहा है, अगर हम एक मान लिया कोई डोरा है, ठीक ना, धागा है, और धागा को इस तरह से पकड़े हुए हैं, तो उसका इस तरह से होना चाहिए, घूमना चाहिए, अगर मान लिया चक्कर चलाएं तो। लेकिन अगर उसका पहले से इनिशियली अगर इस तरह से चल रहा है और धागा यही है, ये पॉइंट है, इस तरह से चल रहा है, तो इसी तरह से चलते रहेगा, उस वेलोसिटी उस तरह से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये धागा है और इस तरह से है और इस तरह से चल रहा है, तो इसी तरह से चलते रहेगा ये। दूसरी बात, अगर मान लिया ये है, चलना चाहिए इस तरह से ना, लेकिन अगर स्पीड इसका बना हुआ है, एंगुलर मोमेंटम यही कहता है कि इसी तरह से चलते रहेगा ये। हाँ, तो कह रहा था कि जब कोलिजन हो रहा था, टक्कर हो रहा था, तो रैंडम जो मोशन था ये फिर सर्कुलर में कैसे बदल गया ये। दूसरी बात, इनमें कहते हैं कि कोलिजन से, टक्कर से इतना हीट नहीं उत्पन्न हो सकता है कि उसमें लाइट आ जाए, हीट इतना उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। द साइज ऑफ नेबुला अगर इंक्रीज करता है, इसका मतलब कोलिजन का रेट बढ़ रहा है, ये बताते हैं कांट महोदय, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सभी खामियां थी इसमें। क्या चीज? हाँ, इसके बाद आया नेबुलर। इन्होंने बताया पहले क्या था, प्राइमोडियल मैटर था, मोशन लेस था, और क्या था, टेम्परेचर भी नहीं था, हीट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बताते हैं, इन्होंने इस चीज को नकार दिया, बोला कि नहीं, ये गैस जो था हॉट था और इन मोशन में था। पहला क्या किया कि हॉट था और मोशन में था, गति में था। ये निहारिका परिकल्पना की बात कर रहे हैं। और ये डस्ट पार्टिकल था, ऐसा बात की नहीं था। लेकिन आपस में फिर यहां भी कोलिजन ही हुआ है।
मतलब इसका मतलब है कि निहारिका लाप्लास महोदय जो हैं, इन्होंने कांट महोदय के द्वारा दिए गए प्रतिस्थापन जो प्रतिपादित किए हैं हाइपोथेसिस को, उसी को मॉडिफाई करके बनाए हैं। कुछ नहीं, सिर्फ उनके जो मतलब शॉर्ट कमिंग्स था, जो कमियां थी उनमें, सिर्फ उसको चेंज कर दिया। ये उन्होंने बताया था कि ये क्या था, ठंडा था, पार्टिकल क्या था, ठंडा था, मोशन लेस था, लेकिन बताया कि नहीं, कि मोशन लेस है ही नहीं, इसमें क्या है, मोशन है, और हॉट है, ये गर्म है। तो इन्होंने इस प्रकार इस परिकल्पना दिए थे। निहारिका, निहारिका के बारे में और आगे बताते हैं। सबसे पहले कांट के बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक ना, लिखिए। लिखिए, विभिन्न दार्शनिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लिखा रहे हैं। विभिन्न दार्शनिकों ने समय समय पर विभिन्न दार्शनिकों ने समय समय पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न दार्शनिकों ने समय समय पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपना सिद्धांत, परिकल्पना, और मान्यताएं प्रतिपादित किए हैं। परंतु ये सभी परिकल्पनाएं, अवधारणाएं अवधारणाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खरे नहीं उतरने पे इन सभी परिकल्पनाओं को तरजीह नहीं दिया गया। खरे नहीं उतरने पर इन सभी परिकल्पनाओं को तरजीह नहीं दिया गया। Means various philosophers have propounded the concept time to times theory and hypothesis to unravel the concept, to solve the riddle problems of the origins of the earth and origins of the solar systems. But all these things, all these theory have been discarded, not accepted, because it don't have the logical concept, scientific concept. ठीक है, ये नहीं रखता था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो बताया है, कुछ कुछ ऐसा लगता है, कुछ कुछ ऐसा प्रमाणित होता है कि हकीकत में ऐसा ही हुआ होगा, ठीक ना। जिसमें अब लिखेंगे अबाउट कांट महोदय के बारे में। जिसमें हाँ, क्या लिखे थे पूरा पहले पढ़ लेंगे आप। लेकिन, हाँ लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है
इन तमाम दार्शनिकों लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है, इन तमाम दार्शनिकों के परिकल्पनाओं के आधार पर ही आधुनिक विचारधारा जो कि पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, जो कि पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित है, पुष्पित और पल्लवित हो रही है, पुष्पित और पल्लवित हो रही है। पुष्पित और पल्लवित हो रही है। पुष्पित मतलब फल फूल रहा है, ग्रोथ कर रहा है, मतलब ठीक ना। आधुनिक विचारधारा इसी के आधार पर यही प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, जिसमें पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक विचारधारा में, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक विचारधारा में बिग बैंग सिद्धांत, जिसमें पृथ्वी से संबंधित आधुनिक विचारधारा में बिग बैंग सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक विचारधारा में बिग बैंग सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है या महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। प्राचीन सिद्धांतों में, पैराग्राफ चेंज, प्राचीन सिद्धांतों में कांट द्वारा दिया गया वायु राशि परिकल्पना, कांट द्वारा दिया गया, इमैनुअल कांट द्वारा दिया गया वायु राशि परिकल्पना निम्नलिखित प्रकार से प्रतिपादित है, निम्नलिखित प्रकार से प्रतिपादित है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1755 में वायु राशि परिकल्पना को प्रतिपादित किया, वायु राशि परिकल्पना को प्रतिपादित किया जिसका आधार मुख्यतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसका आधार मुख्यतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम और घूर्णन गति के नियमों, और घूर्णन गति के नियमों जिसका आधार मुख्यतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम और घूर्णन गति के नियम केंद्र में है। शुरुआत में उनकी परिकल्पनाओं को सराहा गया, शुरुआत में उनकी परिकल्पनाओं को सराहा गया, लेकिन समय बीतने के बाद
लेकिन समय बीतने के बाद गलत साबित हो गया। चूंकि यह गलत अवधारणाओं और गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के नियमों का गलत अनुप्रयोग गुरुत्वाकर्षण के नियम के गलत अनुप्रयोगों पर आधारित था। गलत अनुप्रयोगों पर आधारित था। कड़ी आलोचना के बावजूद भी कॉस्मोगोनी मतलब खगोलीय विज्ञान, कॉस्मोगोनी के क्षेत्र में इनका सिद्धांत एक महान कदम माना जाता है। कांट की मान्यताओं, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, कांट के कुछ मान्यताओं के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति की अपनी गैसीय परिकल्पना में इन्होंने माना कि अलौकिक रूप से निर्मित कठोर आदिम पदार्थ ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है। कठोर आदिम पदार्थ ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है, जो गैस के बादल के समरूप महीन कणों से निर्मित बहुत ठंडे ठोस और गतिहीन कणों से मिलकर बना है। बहुत ठंडे ठोस और गतिहीन कणों से मिलकर बना है। यह आदिम पदार्थ शुरू में गतिहीन था, इन्होंने आगे माना कि उनके परस्पर आकर्षण के तहत कण एक दूसरे से टकराने लगे। इस पारस्परिक आकर्षण और कणों के बीच
पारस्परिक क्या लिखे हैं, पारस्परिक आकर्षण और कणों के बीच टकराव ने आदिम पदार्थ में, प्राइमोर्डियल्स मैटर में यादृच्छिक गति उत्पन्न कर दिया। यादृच्छिक गति उत्पन्न कर दिया। उन्होंने आगे यह कहा कि कण के बीच यादृच्छिक गति कण के बीच यादृच्छिक गति आगे चलकर घूर्णन गति में परिवर्तन हो गया। आगे चलकर घूर्णन गति में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार पदार्थ का मूल ठंडा, इस प्रकार पदार्थ का मूल ठंडा और गतिहीन बादल समय के साथ एक विशाल गर्म निहारिका बन गया। और इसके चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। कांट के अनुसार, पैराग्राफ चेंज, कांट के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ, कांट के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति के साथ साथ कणों के बीच टकराव की दर, कणों के बीच टकराव की दर में भी वृद्धि हुई। इनमें आदिम पदार्थ की घूर्णन गति, इनमें आदिम पदार्थ की घूर्णन गति की दर को अतिरिक्त गति प्रदान की, अतिरिक्त गति और ज्यादा बढ़ा दिया। तापमान में निरंतर वृद्धि, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, नेबुला का आकार बढ़ता गया। नेबुला का आकार बढ़ता गया और जैसे जैसे निहारिका का आकार बढ़ता गया, जैसे जैसे निहारिका का आकार, नेबुला का आकार बढ़ता गया, कोणीय वेग या घूर्णन गति और बढ़ती गई। निहारिका के आकार में निरंतर वृद्धि के कारण, निहारिका के आकार में निरंतर वृद्धि के कारण
निहारिका के आकार में निरंतर वृद्धि के कारण घूर्णन गति इतनी तीव्र हो गई कि घूर्णन गति इतनी तीव्र हो गई कि अपकेंद्री बल घूर्णन गति इतनी तीव्र हो गई कि अपकेंद्री बल केंद्रापसारक अपकेंद्री बल अपकेंद्री बल आकर्षण लिखेगा, अपकेंद्री बल आकर्षण के अभिमुख बल, मतलब केंद्र की ओर अभिमुख बल होता है। केंद्रापसारी क्या होता है? हाँ, केंद्राभिमुख क्या होता है? केंद्रीय बल। पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, पूरा पढ़िए ना। अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल क्या लिखा है? हाँ हाँ, अपकेंद्री बल केंद्र की ओर पदार्थों को खींचने के बजाय केंद्रापसारक बल, केंद्रापसारक बल अधिक हो गया। और इतनी तेजी से घूर्णन के कारण एक अनियमित वलय, एक अनियमित वलय, रिंग जिसको कहते हैं, निहारिका के मध्य भाग से अलग हो गया। और अंततः केंद्रापसारक बल के कारण, और अंततः केंद्रापसारक बल के कारण बाहर की ओर फेंक दिया गया। बाहर की ओर फेंक दिया गया। इस प्रक्रिया के पुनरावृत्ति से, इस प्रक्रिया के पुनरावृत्ति से इस प्रक्रिया के पुनरावृत्ति से सकेंद्रित वलय, सकेंद्रित वलय की एक प्रणाली नेबुला से अलग हो गई। नेबुला से अलग हो गई। निहारिका का अवशिष्ट केंद्रीय भाग, सॉरी क्या लिखे अभी, अलग हो गई। इस प्रकार नौ वलय इससे बाहर निकले, इस प्रकार नौ वलय इससे बाहर निकले। नौ वलय बाहर निकले। निहारिका का अवशिष्ट केंद्रीय द्रव्यमान, निहारिका का अवशिष्ट केंद्रीय द्रव्यमान सूर्य के रूप में बना रहा। प्रत्येक वलय के सभी मलबा मटेरियल, प्रत्येक वलय के सभी मलबा प्रत्येक क्या लिखे,
सभी मलबा को एक बिंदु पर एक कोर या गांठ के रूप में बनने के लिए एकत्र हो गया। अंततः समय के साथ एक ग्रह के रूप में विकसित हुआ। यह स्पष्ट है कि कांट के अनुसार सारा पदार्थ जो अपकेंद्रीय बल के कारण निहारिका से अलग हो गया था, क्या लिखे, अलग हो गया था, सभी 9 ग्रहों का निर्माण किया। और यह प्रक्रिया चेंज करके लिखेंगे, और यह प्रक्रिया ग्रहों के बीच चलती रही, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब इसका आलोचना लिखेंगे, ठीक ना, क्रिटिसिज्म। इन्होंने बड़ा सिंपल तरीका से बता दिया कि इस तरह से 9 ग्रह बने, 9 वलय हुआ था। आया नहीं आता। अब इसकी आलोचना इस प्रकार की जाती है कि इन्होंने बताया कि आपस में टक्कर होने लगा, तो वो बल कहां से आया जिसके कारण ये टक्कर होने लगा, ठीक ना। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध न्यूटन के जितने भी नियम थे उनको फेल करते हुए, गलत अवधारणा को अनुप्रयोग करते हुए इन्होंने बताया था। तो इस प्रकार इनकी आलोचना भी होती है, ठीक ना। लिखिए आलोचना में, यद्यपि इमैनुअल कांट ने अपने गैसीय परिकल्पना को वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित किया है, लेकिन उनकी परिकल्पना को निराधार बना दिया गया। पहला में लिखिएगा, कांट की परिकल्पना की मूल धारणाओं में से ब्रह्मांड में मौलिक पदार्थ था। मूल धारणाओं में से एक
मूल धारणाओं में से एक ब्रह्मांड में मौलिक पदार्थ था, लेकिन उन्होंने कभी भी मौलिक पदार्थ की उत्पत्ति लेकिन उन्होंने कभी भी मौलिक पदार्थ की उत्पत्ति कभी भी उन्होंने मौलिक पदार्थ की उत्पत्ति का स्रोत के बारे में नहीं बताया, की व्याख्या नहीं की। दूसरा, कांट ने आदिम पदार्थों के कणों की गति का कारण आदिम पदार्थों के कणों के गति का कारण बनने के लिए ऊर्जा के स्रोतों की व्याख्या नहीं की। मतलब रैंडम मोशन से सर्कुलर मोशन में बदल गया था, वो गति का मतलब वो सोर्स क्या है, इन्होंने ये व्याख्या ही नहीं की है। समझ में आ रहा है ना? एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? उसी स्थिति में कोई भी वस्तु रहेगी जिस स्थिति में थी। अगर गति कर रही है तो गति करते रहेगी, अगर रुकी हुई तो रुकी रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें तो जो प्राइमोडियल मैटर जो माने हैं कांट ने, इन्होंने तो गतिहीन था, पहले तो गतिहीन था ना। तो डेफिनेटली कि न्यूटन के फर्स्ट मोशन लॉ जो है इसको क्या करता है, गलत साबित करता है। ठीक है, उसके बाद इस एक क्रिटिसिज्म और लिखिए इसमें, आदिम पदार्थों के कण, तीसरा पॉइंट, आदिम पदार्थों के कण के आपस में टकराने से आदिम पदार्थों के कण आपस में टकराने से उसमें कभी भी घूर्णन गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। उसमें कभी भी घूर्णन गति नहीं हो सकती है। यह इस तंत्र का गलत धारणा है, सॉरी, यह इस तंत्र का गलत बयान है, मतलब इस परिकल्पना का गलत बयान है। क्या था ये? गलत अवधारणा था, गलत बयान है। ठीक है, इसके आता है इसके बाद नेबुलर। अब इनकी परिकल्पना, इनका सिद्धांत तो डिस्कार्ड कर दिया गया, ज्यादा मान्यता नहीं मिली। फर्स्ट बार जब मान्यता आया था, जब ये कॉन्सेप्ट लाए थे, थ्योरी लाए थे, उस समय तो पूरा दुनिया में सराहा गया था कि नहीं सही बात है, ऐसा हो सकता है और इसी तरह से ग्रह का निर्माण हुआ होगा। लेकिन जब ये वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर इसको तौला गया तो खरा नहीं उतरा, और खरा नहीं उतरने के बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद आया लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस। इन्होंने कुछ मान्यताएं अपने आप में एजम्पशन रखा। क्या रखा? जो पहले क्या था, पैरामोडियल मैटर को हटा दिया। इन्होंने बताया डायरेक्ट क्या ले लिया, ये गैस हॉट था,
तो सबसे पहले तो यही मान लिया कि ये क्या था, गैस था और गर्म था। दूसरी बात मोशन में भी थी, ठीक ना। अब मोशन में था, गैस था, इसका मतलब है कि सिर्फ क्या किए हैं, जो कमियां थी उनका वो क्या कर दिए, ये इसमें इनपुट कर दिए हैं, उसको हटा करके दूसरी चीज को इनपुट कर दिए हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत अच्छा हो जाए। लाप्लास, लिखिए लाप्लास के बारे में। फ्रांसीसी गणितज्ञ, नेबुलर हाइपोथेसिस में लिखिएगा, निहारिका परिकल्पना में। फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने फ्रांसीसी गणितज्ञ लाप्लास ने अपने नेबुलर परिकल्पना को, अपने निहारिका परिकल्पना को 1796 में प्रतिपादित किया। सेवनटीन 1996 में प्रतिपादित किया। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना क्या लिखे हैं, निहारिका परिकल्पना बहुत ज्यादा कुछ नहीं, निहारिका परिकल्पना बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ये कांट द्वारा प्रतिपादित वायु राशि परिकल्पना, ये कांट द्वारा प्रतिपादित वायु राशि परिकल्पना का ही संशोधित रूप है। वायु राशि परिकल्पना का ही संशोधित रूप है। इन्होंने अपने परिकल्पना में इन्होंने अपनी परिकल्पना में कांट के परिकल्पना में इन्होंने अपने परिकल्पना में कांट द्वारा प्रतिपादित गलत तथ्यों को निकालकर कांट द्वारा प्रतिपादित गलत तथ्यों को निकालकर उसे दूर करने का प्रयास किया। उपरोक्त दोष को दूर करने के लिए लाप्लास ने उपरोक्त दोष को दूर करने के लिए लाप्लास ने दूर करने के लिए लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति की पहेली को हल करने के लिए अपनी निहारिका परिकल्पना के अपने निहारिका परिकल्पना के अभिधारणा के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति की पहेली, जो अबूझ पहेली यह है, रिडल प्रॉब्लम है, पहेली को हल करने के लिए अपनी निहारिका परिकल्पना में अपने निहारिका पृथ्वी के नहीं लिखे, अपनी निहारिका परिकल्पना में अभिधारणा अपने निहारिका परिकल्पना में अभिधारणा के लिए कुछ अभिगृहितियों, मतलब अभिमान्यताओं, एजम्पशन ऑक्जिम कहते हैं, सेल्फ प्रूव्ड, कुछ अभिगृहितियों, हिंदी का शब्द थोड़ा सा कठिन होता है, हाँ,
या कुछ मान्यताएं लिख सकते हैं, कुछ मान्यताओं को ग्रहण किया। पहला में उन्होंने माना कि, एक नंबर में देख लीजिए, उन्होंने माना कि अंतरिक्ष में एक विशाल और उन्होंने माना कि अंतरिक्ष में एक विशाल और गर्म गैसीय निहारिका है, एक विशाल और गर्म निहारिका है। कांट महोदय ने लिया था प्राइमोडियल्स मैटर को, जो गर्म नहीं था, ठंडा था, और इस प्रकार इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया कि गर्मी कहाँ से आई और इसमें गति कहाँ से आया। ठीक ना, ये डायरेक्ट मान लिए कि गर्म निहारिका थी, तप्त था, और वो क्या था, मोशन में था। लिखिए, क्या लिखे, गर्म गैसीय निहारिका है। इस प्रकार उन्होंने इस धारणा के माध्यम से नेबुला की गर्मी, इस धारणा के माध्यम से निहारिका की गर्मी की समस्या को हल कर दिया कि उसमें ताप कहां से आया, टेम्परेचर कहां से आया, हीट कहां से आया। समस्या हल कर दिया। दूसरा, शुरू से ही विशाल और गर्म निहारिका अपनी धुरी पर, शुरू से ही विशाल और गर्म निहारिका अपनी धुरी पर घूम रही थी। तीसरा, निहारिका अपनी बाहरी सतह से विकिरण की प्रक्रिया के माध्यम से, बाहरी सतह से विकिरण की प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी के नुकसान के कारण लगातार ठंडी हो रही थी। विकिरण के प्रक्रिया के कारण माध्यम से गर्मी क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था, संकुचन हो रहा था, सिकुड़न हो रहा था। क्या लिखे, पूरा सेंटेंस बोलेंगे तब ना बताएंगे। ठंडी हो रही थी, हाँ, ठंडी हो रही थी, और संकुचन के कारण यह लगातार आकार में कम हो रही थी। क्या लिखे, संकुचन के कारण, संकुचन के कारण कम हो रही थी, आकार में कम हो रही थी, हाँ। और निहारिका के आयतन ने, और निहारिका के आयतन ने निहारिका की वृत्तीय गति, मतलब घूर्णन गति, सर्कुलर मोशन, निहारिका की वृत्तीय गति को बढ़ा दिया। जैसे जैसे निहारिका की गति बढ़ती गई, सॉरी, जैसे जैसे निहारिका का आकार घटता गया, घूर्णी गति, सर्कुलर मोशन बढ़ता गया। क्या लिखे, हाँ, घूर्णी गति बढ़ता गया। नेबुला के भूमध्य रेखा पर, अब नेबुला निहारिका की भूमध्य रेखा क्या हो सकता है, सेंट्रल होगा ना ये, मतलब ये उभार यहाँ होगा कि नहीं, जब ये घूम रहा है तो ये ही होगा ना सेंटर पॉइंट। नेबुला के भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा पर भारहीन, वेटलेस हो गया, वहां पे भारहीन हो गया, फलस्वरूप अत्यधिक शीतलन के कारण बाहरी परत संघनित हो गई। अत्यधिक शीतलन के कारण बाहरी परत संघनित हो गई। और इसीलिए यह नेबुला के केंद्रीय नाभिक में, यह नेबुला के केंद्रीय नाभिक में अभी भी ठंडा होने के साथ घूम नहीं सकती। मतलब नेबुला के केंद्रीय नाभिक के साथ बाहरी परत ठंडा हो गया ना, तो उसके साथ अब घूम नहीं सकता वो। अब जब ये घूमेगा नहीं, मान लिया ये इस तरह का है, यहाँ ये घूम रहा है और ये भारी हो गया, ठंडा हो गया, अब इसके साथ ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक ना। अब जैसे ही एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर सेम सिचुएशन आ जाएगा किसके साथ, जिस तरह से कांट के साथ आया था। कांट की परिकल्पना में यही आया था ना कि बलय निकला था 6। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है कि ये घूर्णन करना, ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ध्यान रखिएगा, उसमें बताया थे, कांट ने बताया था कि 9 छल्ला निकला था, 9 वलय 9 रिंग निकला था। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिंग निकलता है, ठीक ना। और वही 9 रिंग, सॉरी 1 रिंग निकलता है और वो धीरे धीरे घूर्णन करते करते हुए 9 भाग में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और तब नव ग्रह का निर्माण करता है। ये समझ में आ रहा है। अब सिर्फ यहां से एक ही छल्ला निकलेगा, समय के साथ ठंडा होते चला जाएगा, ठंडा होते होते जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, 9 भाग में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा जहां तहां से। इस तरह से अलग अलग ग्रह का निर्माण लगभग बनेगा। उसमें क्या था, अंतर क्या था दोनों में, सबसे बड़ा अंतर क्या था। पहला तो ये मान्यताएं ही ले ली कि गर्म था, गैस था, घूर्णन गति इसमें थी, जो कि कांट ने नहीं माने थे। उन्होंने तो प्राइमोडियल्स मैटर माना था, इन्होंने कहा कि नहीं, गैस था और ये मोशन में था, अपने केंद्र में घूम रहा था, और बाहरी परत जब धीरे धीरे ठंडा होते चला गया तो ये एडजस्ट नहीं कर सका किसके साथ, सेंटर के साथ। और सेंटर के साथ जब एडजस्ट नहीं किया तो ये एक रिंग के रूप में बाहरी परत की तरफ निकल गया, एक रिंग। और वहां से ये 9 रिंग नहीं निकल करके एक रिंग निकला, और बाद में ठंडा होते होते ये 9 भाग में डिवाइड हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये 9 भाग में डिवाइड हो, वहां निकला था 9 रिंग, मतलब एक ही केंद्र से, एक ही सेंटर से, लेकिन इसमें एक सेंटर से सिर्फ एक रिंग निकला है और 9 भाग में डिवाइड हो गया है। ठीक है, लिखिए, कहां तक लिखे। हाँ, घूम नहीं सकती थी, और इस प्रकार बाहरी रिंग नेबुला के शेष भाग से अलग हो गई। इस प्रकार बाहरी रिंग, नेबुला मींस निहारिका, से अलग हो गई। निहारिका से अलग हो गई। पैराग्राफ चेंज कर देंगे। मतलब वो मटेरियल था, जो सामग्री था, लिखेगा मलबे, मतलब रिंग का यह पृथक वलय, मलबा का यह पृथक वलय, मलबा का यह पृथक वलय निहारिका के चारों ओर घूमने लगा। मलबा का पृथक वलय निहारिका के चारों ओर घूमने लगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि लाप्लास के अनुसार ध्यान देने वाली बात यह है कि लाप्लास के अनुसार केवल एक रिंग ही निहारिका से अलग हुए, केवल एक रिंग ही निहारिका से अलग हुए।
और 9 रिंगों की अवधारणा जैसा कि इमैनुअल कांट ने बताया, नौ रिंगों की अवधारणा जैसा कि इमैनुअल कांट ने बताया, इसमें नहीं हुआ। नौ रिंगों की अवधारणा जो थी कि इमैनुअल कांट बताया था, इसमें नहीं हुआ था। ऐसा नहीं, 9 रिंग नहीं, सिर्फ एक ही रिंग निकला था। समय बीतने के बाद समय बीतने के बाद मूल रिंग मूल रिंग 9 भागों में विभाजित हो गया। नौ भागों में विभाजित हो गया। प्रत्येक रिंग दूसरी रिंग से दूर चली गई, मतलब प्रत्येक वलय दूसरे वलय से दूर चली गई। इस प्रकार लाप्लास बताते हैं कि सभी मलबा गैसीय समूह के रूप में गांठ के रूप में एक बिंदु पर संघनित होती है। गांठ के रूप में एक बिंदु पर संघनित होती है और ग्रह बनने के लिए गांठ के रूप में एक बिंदु पर संघनित होती है और ग्रह बनने के लिए एक अलग दिशा तय करती है। उपरोक्त प्रक्रियाओं और तंत्र की पुनरावृत्ति उपरोक्त प्रक्रियाओं और तंत्र की पुनरावृत्ति उपरोक्त प्रक्रियाओं और तंत्र की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। पैराग्राफ चेंज। लाप्लास की नेबुलर परिकल्पना अपनी सादगी और साधारण के कारण लगभग 100 वर्षों से ज्यादा सामान्यता के कारण लगभग 100 वर्षों से ज्यादा सम्मानित होता रहा। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक खोज ने इन मान्यताओं को करारा जवाब दिया एवं निहारिका परिकल्पना फीकी पड़ने लगी।
क्रिटिसिज्म लिखिएगा, आलोचना, आलोचना। लाप्लास द्वारा माना गया, लाप्लास द्वारा माना गया एक गर्म और घूमने वाली निहारिका, एक गर्म और घूमने वाली निहारिका थी, एक गर्म और घूमने वाली निहारिका थी, लेकिन उन्होंने नेबुला की मूल के स्रोत का वर्णन नहीं किया। मूल के स्रोत का वर्णन नहीं किया। उस निहारिका में ऊष्मा और गति, उस निहारिका में ऊष्मा और गति कहां से आया? मीन्स ही डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट इट। गति कहां से आया, उन्होंने यह व्याख्या नहीं की। सेकेंड, अनियमित वलय से निश्चित संख्या में ग्रहों के बनने के पीछे क्या कारण था? अनियमित वलय से व्हाई ओनली 9 प्लैनेट्स? सिर्फ 9 ही क्यों? कम या ज्यादा भी तो हो सकता था ना। लिखिए, अनियमित वलय से निश्चित संख्या में ग्रहों के बनने के पीछे क्या कारण था? ग्रहों के बनने के पीछे क्या कारण था? निहारिका से अलग किए गए अनियमित वलय से, निहारिका से अलग किए गए अनियमित वलय से केवल 9 वलय ही क्यों निकले? ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हाइपोथेसिस था? प्लैनेटेसिमल, थर्ड। ये 1935 था लगता है, सॉरी 1905 था, है ना, चैम्बरलिन। चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, वो तो था मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, अब आता है द्वैतवाद। अब इनका ये था कि सिर्फ ओनली वन हेवनली बॉडी नहीं थी, देयर आर 2 हेवनली बॉडी इन द यूनिवर्स, दैट इज one was intruding a star and second was protosun, आदि सूर्य। इंट्रूडिंग स्टार था, इंट्रूडिंग स्टार को मतलब ऐसे बोल सकते हैं, या कंपेनियन स्टार भी कह सकते हैं इसको। साथी तारा, ठीक ना, ऐसे इसका तो शुद्ध शाब्दिक अर्थ निकलेगा हिंदी में तो घुसपैठिया तारा होता है, ठीक ना, घुसपैठिया तारा कहते हैं। इंट्रूडिंग स्टार का हिंदी क्या होता है? घुसपैठ करने वाला तारा, मतलब चापलूसी करेगा ये। कंपेनियन स्टार, साथी स्टार कह सकते हैं इसको, साथी तारा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है,
ये एक तारा है और ये सूर्य है, सपोज दैट। अब 2 हेवनली बॉडी आ गया यहाँ पे। अब इसमें होता है प्लानेटेसिमल में होता क्या है कि ये क्या है, अभी गर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये बताते हैं कौन, चैम्बरलिन बताते हैं कि ये गर्म नहीं है, ये अभी ठंडा है। क्या है? ठंडा है। लेकिन अट्रैक्शन पावर होता है, अट्रैक्शन पावर इसमें है। इसमें बताते हैं कि सूर्य की अपेक्षा इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये आकार में इससे बड़ा है, सूर्य से बड़ा है। आकार में क्या है? सूर्य से बड़ा है। इंट्रूडिंग स्टार क्या है? ग्रेटर देन सन, प्रोटोसन्स। ये आकार में बड़ा है, तो धीरे धीरे जब इसके पास से गुजरता है, सपोज दैट ये घूम रहा है ना, ये सब चीजें, तो जिसे मान लिया ये यहाँ आ गया। अब यहाँ तो दूरी थी, थोड़ा सा ज्यादा था, डिस्टेंस बिटवीन 2 हेवनली बॉडीज अप्रोक्सीमेटली लाख किलोमीटर, 64 लाख किलोमीटर लगभग था। ये यहाँ आया, तो जैसे ही यहाँ पहुंचा तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स सम जेट्स, कण जो होता है सूर्य से यहाँ अट्रैक्ट किया, सपोज दैट। ये क्या करने लगा? यहाँ अट्रैक्ट करने लगा। नाम ही है ग्रहाणु, नाम ही है ग्रहाणु, प्लानेटेसिमल। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से यहाँ कण आने लगा। अब ये तो सर्कुलर पाथ पे जब घूम रहा है, इसका मतलब, और ये अस्थिर था, ध्यान रखिएगा, सूर्य था, स्टेबल था। अच्छा, सूर्य किसी का चक्कर लगाता है कि नहीं? किसका लगाता है? गैलेक्सी का लगाता है। गैलेक्सी का सेंटर के चारों तरफ ये घूमता है। कितने वर्ष में लगभग इसको पूरा करता है? 22.5 अरब। और कुछ बताएं? हम लिखाए हैं ये चीज, करोड़ वर्ष, मिलियन ईयर्स, राइट। हाँ, तो ये चक्कर लगाता है सूर्य भी, लेकिन इसमें इस कॉन्सेप्ट में बताया जा रहा है कि सूर्य स्टेबल है, ये घूम नहीं रहा है, और ये ठंडा है, गर्म नहीं है। और ये इंट्रूडिंग स्टार जो है, घुसपैठिया तारा है, साथी तारा, कैंपेनियन स्टार है, ये जब आगे बढ़ता है तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका कुछ कण, सूर्य का कुछ कण कहाँ आता है? अट्रैक्ट होकर के यहाँ आता है। अब कुछ कण जब अट्रैक्ट होकर यहाँ आता है और ये घूम रहा था, तो अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अब इसके चारों तरफ ये घूमने लगता है। आगे में कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि पृथ्वी का निर्माण हैवी मेटल, हैवी एलिमेंट से हुआ है, लेकिन लाइटर एलिमेंट यहाँ था। ये आगे क्रिटिसिज्म में होगा कि लाइटर था, तो पृथ्वी का निर्माण आखिर हुआ कैसे? चूंकि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये सब मिला करके पृथ्वी का लगभग 50% भाग का निर्माण कर देता है। बाकी में आता है मैग्नीशियम वगैरह। तो फिर आखिर आके आया कहाँ से? तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट दिन चर्चा करेंगे कि दूसरा कॉन्सेप्ट में बाई स्टार आता है। बाइनरी स्टार के हम कॉन्सेप्ट लिखाए हैं। इसमें 2 तारा और 1 सूर्य, मतलब 3 स्टार आ जाता है, मतलब 3 हेवनली बॉडी आ जाता है। अभी हम बता देते हैं टोटल कि इसमें तो आया कि ग्रहाणु ये कण को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ? ये धीरे धीरे इसके चारों तरफ घूमने लगा। लेकिन जब इसका डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ से सपोज दूसरे जगह चला गया, तब इसको छोड़ करके अब इसी को घूमने लगा चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। और हकीकत में क्या हुआ, ये भी धीरे धीरे अट्रैक्शन हुआ आपस में, और नॉट के रूप में एकत्रित होने लगा, बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते इतना बड़ा का निर्माण करने लगा, 8-9 प्रकार के इस तरह के नॉट बन गए, और फिर ये सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। ये ग्रहाणु परिकल्पना कहता है, जो कि कहीं से ज्यादा ठीक नहीं लगता है समझने में। वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अगर अभी प्रमाणित किया जाए तो हैवी मेटल से जब बना है, तो हैवी मेटल तो था ही नहीं, था फिर कहां से? इसको भी क्या कर दिया जाता है? डिस्कार्ड कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आती है बाइनरी कॉन्सेप्ट, ट्राई, मतलब 3 हेवनली बॉडी में आता है। उसमें क्या होता है, हालांकि वो इन्होंने नहीं दिया, वो रसेल दिए थे। रसेल एक अलग थे, उनके बारे में बताएंगे। और इसमें क्या होता है, एक सन होता है, एक स्टार होता है, और एक और स्टार होता है। यहां भी ये स्थिर है और यहां भी ये स्थिर है, ठीक ना? तो कहता है कि यहां से इसकी दूरी तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, यहां से इसकी दूरी डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहां से इसकी दूरी कम होगा।
तो सेम मटेरियल से बना हुआ ये स्टार, सेम मटेरियल से बना हुआ ये स्टार था, और पृथ्वी के अभी जो साक्ष्य प्रमाणित मिलता है हकीकत में स्टार से हैवी मटेरियल से बना था। तो हैवी मटेरियल यहाँ भी, हैवी मटेरियल यहाँ भी, इसका मतलब दोनों में अट्रैक्शन यहाँ हुआ था, न कि सूर्य से हुआ था। समझ में आ रहा है? ये 3 स्टार, 3 हेवनली बॉडी की बात कर रहा है। लेकिन जब कहता है कि तो फिर अगर यहाँ का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर इससे भी तो दूरी इसका कम है, तो इसका डोमेन सेक्टर कहाँ गया? इसका भी ग्रेविटेशनल क्षेत्र होगा ना कुछ, तो आखिर ये कहाँ गया? ये क्यों नहीं किया ऐसा? तो सभी अवधारणाओं का अलग अलग काट है, समझ में आ रहा है ना? सभी अवधारणाओं का अलग अलग काट है, और सभी अवधारणाएं अपने अपने सिद्धांत पे प्रतिपादित अपने समय में हुए थे, अपने समय के लिए अच्छे माने जाते थे, लेकिन समय के साथ परिवर्तित होते चला गया। पीछे आते हैं अभी। ये ग्रहाणु परिकल्पना था, यहां से इन्होंने अट्रैक्ट किया, फिर इन्होंने ये नोट बनाया, नोट बना करके 8 बले के रूप में, जब ये दूर चला गया तो फिर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, ये जो आज भी लगा रहा है। समझ में आ रहा है ना? जो आज भी लगा रहा है। अब कहता है कि बुध मान लिया इसके नजदीक हुआ, मरकरी छोटा है, बीच में ये बड़ा हो गया बृहस्पति। मतलब कल भी हम बता रहे थे कि इस प्रकार से इसका मतलब हुआ होगा प्लानेटेसिमल। 2 कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं, प्लानेटेसिमल और दोनों को मिला करके बता रहे हैं। तीसरा और चौथा, चौथा क्या था? टाइडल था, टाइडल था ना तीसरा, तीसरा है, चौथा था टाइडल। टाइडल में भी 2 चीज होती है। टाइडल में भी क्या होता है? फिर सन है और इंट्रूडिंग स्टार है। जब इसका ये चक्कर लगाता है तो इससे एक फिलामेंट, अब ये दूरी पे है, मान लिया नजदीक नजदीक यहाँ आ जाता है, सपोज दैट, तो यहाँ से एक फिलामेंट के रूप में इससे निकलता है। किससे? सूर्य से निकलता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और फिलामेंट के रूप में निकलता है। लगभग हजारों किलोमीटर इसकी चौड़ाई और लंबाई होती है, हजारों किलोमीटर। जब ये स्टार सपोज दैट यहाँ है, दूरी बढ़ी हुई है, तो सबसे पहले पतला सा निकलेगा, सबसे पहले अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो छोटा मटेरियल निकलेगा यहाँ से। तो मान लिया इस तरह से निकला, यहाँ से, यहाँ की बात कर रहे हैं। और जब ये नजदीक आ गया, इतना नजदीक आ गया, इसका मतलब कि इससे ज्यादा मटेरियल खींच लेगा, ये बीच का पोर्शन से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और जब ये फिर यहाँ से ये दूरी आ जाएगा, तो फिर ये छोटा पतला होते होते चला जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? जैसे कि मान लिया कोई चुंबक है, चुंबक को हम नजदीक ले जाते हैं, जैसे जैसे नजदीक ले जाते हैं, जैसे कि बहुत दूरी पर है, इतना दूरी पर रखते हैं कि उसका अट्रैक्शनल पावर वहां नहीं लग रहा है, अभी थोड़ा सा और नजदीक उसको करते हैं, देखते हैं कि हल्का हल्का सा वो वस्तु घसकने लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और नजदीक ले जाते हैं तो आकर के सट जाता है। इसका मतलब है कि जो अट्रैक्शनल फोर्स लगा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा था, उसमें क्या था? बहुत ज्यादा मात्रा में लग गया, तो बहुत ज्यादा मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया वो। और फिर क्या करते हैं? धीरे धीरे इसको छोड़ते हैं, चुंबक को दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे वो हटते चला जाता है। मतलब ये हुआ कि इस आकार में बना लगभग। जब स्टार यहां था तो सूर्य से कुछ कण यहां निकला, कुछ कण मतलब पतला वाला कण निकला, मतलब छोटा पट्टी से निकला। जैसे जैसे स्टार इस सूर्य के नजदीक आया तो बड़ा मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया वो, और फिर जैसे जैसे धीरे चला गया, दूर चला गया, तो फिर धीरे धीरे क्या? छोटा एब्जॉर्ब करेगा। तो सेम आकार में, इस तरह से आकार में बन गया, पहले एक पट्टी के रूप में। अब जब ये पट्टी के रूप में बन गया तो देखिएगा, सपोज दैट ये सन है और ये मरकरी है ना, इस तरह से है। तो ग्रहों का जो निर्माण हुआ है ना, इसी प्रकार हुआ है। कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी हो, ठीक ना। यहां से छोटा आकार, ये बुध बहुत छोटा है, यहां से बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है? यहां से ये बढ़ते जाता है, और यहां करके जुपिटर और सैटर्न पे क्या हो जाता है? ये बड़ा बड़ा आकार में बनता है। इसका मतलब है कि जो इंट्रूडिंग स्टार था, सूर्य के सबसे जब नजदीक आया था तो बहुत ज्यादा मटेरियल को ये क्या किया था? अट्रैक्ट किया था। इस वजह से यहाँ का मिडिल पोर्शन जो हो गया इसका बड़ा हो गया, और लास्ट पोर्शन एंड टेम्परिंग जो था, लास्ट में एंड पॉइंट जो था, कितना हो गया? पतला हो गया। फर्स्ट में भी पतला हो गया, इसलिए सबसे छोटा क्या है? बुध है, और सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति। ये किस कॉन्सेप्ट पर है? ये टाइडल फोर्स पे है।
इसको फिलामेंट कहते हैं। इस टोटल को क्या कहेंगे? तंतु। ये फिलामेंट है, इस प्रकार बना था। और अभी भी हकीकत में देखिएगा तो जो ग्रह का निर्माण हुआ है और इससे रिलेटेड सैटेलाइट का जो निर्माण हुआ है, सेम चीजें हैं। बीच का पोर्शन जुपिटर और सैटर्न क्या है? बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर है। और सबसे छोटा? डेंसिटी की अगर बात करें तो सबसे बड़ा शनि। डेंसिटी की बात करें अगर बढ़ते क्रम में लिखे तो अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। मतलब ये क्या हुआ, ये इस तरह से निर्माण, फिलामेंट का निर्माण हुआ। और इस फिलामेंट का बीच का मिडल पोर्शन जो है बड़ा है और लास्ट का दोनों पोर्शन छोटा है, अभी भी है। इसी प्रकार ग्रह बुध सबसे छोटा हो गया। उसके बाद फिर क्या है? मरकरी के बाद, मरकरी के बाद वेनस है। उसके बाद थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, आवर अर्थ। आवर अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना। एंड ओनली नॉन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ पृथ्वी ऐसी है जिसपे जीवन संभव है, बाकी अभी तक तो कुछ है नहीं। लेकिन मार्स इसके बाद एक एक्सेप्शन में आता है। यहाँ मार्स जो आता है ये इन लोगों से छोटा हो जाता है। अब ये सिद्धांत भी फेल हो गया, समझ में आ रहा? अब ये सिद्धांत पृथ्वी के निर्माण से रिलेटेड जितना भी सिद्धांत है, ये सिद्धांत भी फेल होने लगा कि हकीकत में कुछ। अच्छा, दूसरी बात, ये सिद्धांत देने के बाद प्लूटो का खोज हुआ था। ये सिद्धांत देने के बाद प्लूटो का खोज हुआ था, और प्लूटो की जब खोज हुआ तो उन्होंने और साबित कर दिया कि हकीकत में यही सिद्धांत सबसे अच्छा है। कंफर्म कर दिया कि हाँ, यही टाइडल फोर्स जो है ना, टाइडल फोर्स चैम्बरलिन, जेम्स एंड जीन्स का, यही ठीक है। और इसी सिद्धांत के आधार पर हमारा ग्रह का निर्माण हुआ था। लेकिन जब एक्सेप्शन में मार्स आया, चूंकि मार्स क्या है, इन लोगों से छोटा था, तो बोला कि फिर छोटा बीच में क्यों हो गया? समझ में आ रहा है ना? तो ये भी सिद्धांत, सभी में खामियां हैं और सभी में कुछ न कुछ पॉइंट है। अच्छा, ये तो साबित कर देता है हकीकत में ग्रह का निर्माण इसी तरह से हुआ होगा। तो बहुत सारे साक्ष्य देता भी है और बहुत सारे नहीं भी देता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3, 4 और बाकी जो 4 बचा है वो छोटा छोटा है, उसमें सिर्फ समझना है। चूंकि सुपरनोवा कॉन्सेप्ट एक है, तो सुपरनोवा तो आपको पता ही चुके हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बाइनरी स्टार बचा है, सुपरनोवा है, बिग बैंग हम लिखा ही चुके हैं। तो 2-3 सिद्धांत और बचा है। ये 2 सिद्धांत लगभग कंप्लीट हो जाएगा अगला नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना।